बता दोगे कि मर्केंटाइलिज्म की जो इकोनॉमिक थ्योरी है उसका बेसिक क्रक्स क्या था। ठीक हो गया नुशाबा, ठीक हो गया, सही हो गया कि हमने मर्केंटाइलिज्म पे अपना लेक्चर कंडक्ट किया था। वालेकुम अस्सलाम अरसलान। अच्छा, तो तुम लोग मुझे सिर्फ एक लाइन में बताओगे कि मर्केंटाइलिज्म की जो इकोनॉमिक थ्योरी थी उसका बेसिकली मैन क्रक्स क्या था। हमने पूरे मर्केंटाइलिज्म की इकोनॉमिक थ्योरी में क्या बात की थी। पहली चीज़ जो तुम लोगों ने मुझे बतानी है, तो हम लोगों ने जो मर्केंटाइलिज्म के कुछ एक्ट्स को देखा था। नेविगेशन एक्ट पे हमने बात की थी, कमोडिटी एक्ट पे हमने बात की थी, इन्फोर्समेंट एक्ट पे हमने बात की थी। थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी इस चीज़ का। तुम लोग मुझे जल्दी से बता दो कि नेविगेशन एक्ट कब आया था, कमोडिटी एक्ट कब आया था, इन्फोर्समेंट एक्ट कब आया था। डेट्स जल्दी से मुझे तुम लोग कमेंट में सेंड करोगे, ठीक है। जल्दी से एक ओवरव्यू दूंगी तीनों एक्ट्स का। तुम लोगों के लिए जो भी मैंने काम तुम लोग को बताया वो ये है कि तुम लोग मुझे बताओ कि मर्केंटाइलिज्म की जो बेसिक थ्योरी थी उसका मैन क्रक्स क्या था, और नेविगेशन एक्ट कब आया, कमोडिटी एक्ट कब आया, इन्फोर्समेंट एक्ट कब आया, ठीक है। अच्छा, नेविगेशन एक्ट पे हमने बात की थी कि भाई कॉलोनीज जो जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगी इंग्लैंड के साथ, वो इंग्लैंड के बनाए हुए शिप्स पे ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगी कॉलोनीज। नेविगेशन एक्ट पे ये बात की गई थी। कमोडिटी एक्ट में क्या बात की गई थी, कमोडिटी एक्ट में हमने कहा, जस्ट अ मिनट, ठीक हो गया। अच्छा, कमोडिटी एक्ट पे हमने बात की कि भाई जितनी भी कमोडिटीज़ कॉलोनीज प्रोड्यूस करी हैं, कॉटन, टोबैको, राइस एंड ऑल दैट, वो कॉलोनीज इंग्लैंड के अलावा किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं कर सकती, ठीक है। और इंग्लैंड को भी एक्सपोर्ट करेंगी तो बहुत ही लो रेट्स पे एक्सपोर्ट करेंगी। इन्फोर्समेंट एक्ट पे हमने बात की कि भाई स्मगलिंग को चेक करने के लिए, चेक एंड बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपने क्या करना है कि जितने भी शिप्स हैं आप उन्हें उन सब शिप्स को रजिस्टर कर दोगे इंग्लैंड के नाम के साथ। अच्छा, नुशाबा क्या कह रही कि कॉलोनीज शुड एग्जिस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर मदर कंट्री, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, नेविगेशन, कमोडिटी, इन्फोर्समेंट एक्ट किए थे अंडर टॉपिक मर्केंटाइल, ठीक हो गया लैला। सो मदर कंट्री ठीक हो गया, ठीक हो गया जीनिया, ठीक हो गया। अच्छा, 1651, 1660, 1696, ठीक हो गया नुशाबा, ठीक हो गया बस ये। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक ठीक ठीक। चलो, ये तो हो गया हम लोगों का पुराना लेक्चर। आज जो चीज़ हम लोगों ने स्टार्ट करनी है, हम लोगों ने शुगर एक्ट को देखना है, करेंसी एक्ट, क्वार्टरिंग एक्ट, स्टैम्प एक्ट, स्टेपल एक्ट, मोलेसिस एक्ट और ड्यूटी एक्ट को हमने देखना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फ़ायज़ा, ये बहुत लंबा सवाल है, इसको मैं एंड पे आंसर करती हूँ जब मुझे जल्दी से ये पहले करने दो, ये एक्ट्स को कंप्लीट करने दो, ठीक है। पिन कर लिया मैंने, मैं बाद में तुम्हें जवाब देती हूँ इस चीज़ का। अच्छा, हम बात कर रहे थे नेविगेशन एक्ट की, कमोडिटी एक्ट की, इन्फोर्समेंट एक्ट की। अब हम आगे देखेंगे शुगर एक्ट को, करेंसी एक्ट को, क्वार्टरिंग एक्ट को, स्टैम्प एक्ट को, स्टेपल एक्ट को, मोलेसिस एक्ट को, ड्यूटी एक्ट को। इन सब की डेट्स तुम लोग को लिखवा चुकी हूँ, तुम लोगों ने याद कर ली होंगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तुम लोग देखो शुगर एक्ट को, कि शुगर एक्ट में हम लोगों ने बेसिकली बात क्या की कि, अच्छा, शुगर एक्ट में हम लोगों ने बात किया कि हम लोगों ने कहा कि भाई जो जितनी भी शुगर से बनी हुई चीज़ें हैं, ठीक है, जितनी भी शुगर से बनी हुई चीज़ें हैं, जैसे जो भी जितनी भी आपकी प्रोडक्ट्स होंगी, बेकरी आइटम्स एंड ऑल दैट, जिसमें शुगर आप यूटिलाइज़ कर रहे हो, आपने क्या किया कि उन चीज़ों पे आपने टैक्सेस को इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। शुगर प्रोडक्ट्स जो ले रहा था, ये 13 कॉलोनीज ले रही थी इंग्लैंड से, ठीक है। आपने क्या किया कि जितनी भी शुगर आइटम्स थी उन पे आपने टैक्सेस को इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। एक काम आपने ये किया। दूसरा काम आपने साथ ही ये कर दिया कि आपने कहा कि भाई अगर ये कॉलोनीज़ ये शुगर प्रोडक्ट्स को, ये शुगर से मैन्युफैक्चर आइटम्स को किसी भी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करेंगी तो ये चीज़ टोटली इलीगल होगी, ठीक है। शुगर एक्ट जो आया 1764 में, आपने उसमें दो बातें की। पहले आपने क्या कहा कि भाई जितने भी प्रोडक्ट्स हैं कंटेनिंग शुगर, उस पर आपने टैक्सेस को इंक्रीज़ कर दिया, पहला काम आपने ये किया। दूसरा आपने क्या कहा कि आपने कहा कि भाई आपने ये जो प्रोडक्ट्स कंटेनिंग शुगर हैं आपने सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड से लेनी है। अगर तो आप इंग्लैंड के अलावा किसी दूसरी कंट्री से लेते हो तो ये टोटली इलीगल है। समझ आया शुगर एक्ट? दोबारा बता रही हूँ, शुगर एक्ट जो 1764 में आया उसमें आपने सिर्फ दो बातें की। पहला काम आपने क्या किया कि आपने कहा कि भाई जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आप शुगर को यूज़ करते हो आपने उस पर टैक्सेस को इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। जितनी भी प्रोडक्ट्स जिसमें आप शुगर को यूज़ करते हो उस पर आपने टैक्सेस को इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। और दूसरा काम आपने क्या किया कि आपने कहा कि भाई आपने ये प्रोडक्ट्स इंग्लैंड से ही लेनी है। अगर आप इंग्लैंड के अलावा किसी दूसरी कंट्री से ये प्रोडक्ट्स लोगे तो ये टोटली इलीगल होगा,
क्लियर? शुगर एक्ट आया 1764 में। आगे आओ करेंसी एक्ट पे। शुगर एक्ट क्लियर हो गया? अच्छा, करेंसी एक्ट आया आपका 1764 में, ये भी 1764 में आया, शुगर एक्ट भी 1764 में आया। ठीक है, करेंसी एक्ट आपका आया 1764 में। करेंसी एक्ट में आपने क्या बात की? करेंसी एक्ट में इंग्लैंड ने क्या किया कि इंग्लैंड ने करेंसी की प्रिंटिंग पे बैन कर दिया, जो कि 13 कॉलोनीज अपने लिए प्रिंट कर रही थी। जस्ट अ मिनट। अच्छा, करेंसी एक्ट आप देखते हो जो कि आया 1764 में। अच्छा, करेंसी एक्ट में आपने क्या किया कि इंग्लैंड ने कहा कि भाई 13 कॉलोनीज जो अपने लिए करेंसी खुद प्रिंट कर रही हैं, आज के बाद ये ऐसा नहीं करेंगी। ठीक है। अच्छा, 13 कॉलोनीज करेंसी क्यों प्रिंट कर रही थी अपने लिए खुद ही, कि वो अपनी सप्लाई एंड डिमांड को मेंटेन रख सकें। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड को मेंटेन रखने के लिए आपके पास अपनी करेंसी होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो इंग्लैंड ने क्या कहा? इंग्लैंड ने कहा नहीं भाई, आज के बाद अब अपनी करेंसी प्रिंट नहीं करोगे, आप हमारी करेंसी ही यूज़ करोगे। वजह क्या थी? वजह क्या थी कि वजह ये थी बेसिकली कि इंग्लैंड ये चाहता था कि भाई करेंसी ज़्यादा ना हो इनके पास, क्योंकि जितनी ज़्यादा करेंसी होगी दैट विल लेड टू मोर इन्फ्लेशन। ठीक है, और जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा तो टैक्स पेइंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगी। समझ आ रही है ये बात? लिंक करो चीज़ों को कि मैंने कहा कि भाई, ने कहा भाई आप करेंसी प्रिंट नहीं कर सकते हो। क्यों प्रिंट नहीं कर सकते हो? क्योंकि जितनी ज़्यादा करेंसी होगी इन्फ्लेशन उतना बढ़ जाएगा, जितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो टैक्स पेइंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली चीज़ों की प्राइस भी इंक्रीज़ कर जाएगी, चीज़ों की प्राइस इंक्रीज़ करेगी तो भाई टैक्स पेइंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इंग्लैंड ने कहा कि भाई हमें तो कॉलोनीज़ के लोगों से सिर्फ और सिर्फ टैक्स चाहिए, तो हम इनको ये इजाज़त नहीं देते कि ये करेंसी प्रिंट करें। ये पॉइंट क्लियर हुआ? दोबारा से सुनो। करेंसी एक्ट आया 1764 में। करेंसी एक्ट में आपने क्या कहा कि आपने 13 कॉलोनीज कहा कि भाई आप खुद से करेंसी प्रिंट नहीं करोगे। क्यों प्रिंट नहीं करोगे? बिकॉज जितनी ज़्यादा करेंसी होगी कॉलोनीज़ में उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा टैक्स पेइंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, और टैक्स पेइंग कैपेसिटी कम होगी तो ऑब्वियसली इंग्लैंड का नुकसान है कि इंग्लैंड को टैक्स नहीं मिलेगा। क्लियर? अच्छा, मुझे तुम लोग साथ साथ बताओगे कि तुम लोग को समझ आ रही है या नहीं आ रही, बिकॉज मुझे कमेंट्स रिसीव नहीं हो रहे। अच्छा, ये नेटवर्क प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ वाजिद की तरफ है या सब की तरफ है? अच्छा, आमिर खान को क्लियर हो रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, अरसलान पूछे कि करेंसी एक्ट के वक्त ही ब्रिटिश ने रेड कोर्ट्स को। अरसलान, करेंसी एक्ट के बिल्कुल बात, ठीक है, करेंसी एक्ट आया आपका 1764 में और रेड कोर्ट्स को भेजा आपने 1765 में। आगे वही बताने लगी थी। ठीक है, कि टैक्स कलेक्शन के लिए आपने रेड कोर्ट्स को भेजा 1765 में, तो वो करेंसी एक्ट की फ़ौरन बात था, क्वार्टरिंग एक्ट जो कि 1765 में आया। इसके बाद वही बताती हूँ। अच्छा, फाइज़ा को भी नेटवर्क इशू है, अबू बकर को भी नेटवर्क इशू है। व्हाट आई शुड डू? अच्छा, वसी की तरफ कोई नेटवर्क इशू नहीं है। तुम लोग मुझे सब एक दफ़ा बता दो कि फिर मैं देख लेती हूँ। जमील क्लियर। अच्छा, मुझे लग रहा है एवरीथिंग इज़ क्लियर मैम, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, जिनका नेटवर्क इशू है ना, तो उनकी अपनी तरफ ही नेटवर्क इशू है। सही है, मेरा क्लियर है क्योंकि बाकी लोगों को तो आवाज़ जा रही है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अरसान, आपको समझ आ गया क्वार्टरिंग और करेंसी का? अच्छा, करेंसी एक्ट, जैसे अभी अरसलान ने पूछा कि रेड कोर्ट्स का, वो वही बात तुम लोग को मैं बताने लगी थी कि करेंसी एक्ट के बाद आया क्वार्टरिंग एक्ट। क्वार्टरिंग एक्ट क्या, QUATERING, क्वार्टरिंग एक्ट जो है 1765 में। ठीक है, करेंसी एक्ट के बाद आपका आया क्वार्टरिंग एक्ट जो आपका आया 1765 में। वाजिद क्लास के एंड पे डिसाइड करेंगे वीडियो डिलीट होगी या नहीं, अभी सिर्फ लेक्चर सुनो मेरा। ठीक है, अच्छा, करेंसी एक्ट के बाद आया आपका क्वार्टरिंग एक्ट जो कि आया 1765 में। ठीक है, अच्छा, क्वार्टरिंग एक्ट में आपने ये क्या बात की? आपने कहा कि भाई जितने भी रॉयल ट्रूप्स हैं इंग्लैंड के, ठीक है, इंग्लैंड के जितने भी रॉयल ट्रूप्स हैं उनको फूड प्रोवाइड करना, उनको हाउसिंग प्रोवाइड करना इन 13 कॉलोनीज़ की जिम्मेदारी है।
अच्छा, एक मिनट। अच्छा, कौन पूछ रहा है? नौशाबा। नौशाबा कह रही हैं कि भाई करेंसी ज़्यादा प्रिंट करने से इन्फ्लेशन क्यों होगा, ठीक है। अच्छा, बेसिकली होता क्या है कि जब आप करेंसी ज़्यादा प्रिंट कर देते हो तो क्या होता है कि एक इंक्रीज़ आ जाता है चीज़ों की प्राइस में, ठीक है। तो आप जब चीज़ों की प्राइस में इंक्रीज़ होता है तो आपका जो सप्लाई एंड डिमांड फॉर गुड्स है वो भी इंक्रीज़ कर जाता है। समझ आ रही है कि आपका चीज़ों की प्राइस एकदम से इंक्रीज़ कर जाएगी, सप्लाई एंड डिमांड, मनी की जो सप्लाई एंड डिमांड है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी, तो दैट विल रिजल्ट इन इन्फ्लेशन, ठीक है। करेंसी इन्फ्लेशन, जैसे फॉर एग्जांपल देखो कि आपका ज़्यादा करेंसी प्रिंट हो जाएगी तो क्या होगा कि आप जो ब्रेड खाते हो सुबह वो 100 वाला ब्रेड 1000 का हो जाएगा। करेंसी को कहीं ना कहीं यूज़ तो करना है ना। समझ आ रही है नुशाबा कि मैंने क्या कहा कि भाई अगर आप करेंसी ज़्यादा प्रिंट कर दोगे तो कहीं ना कहीं यूज़ तो करना है ना, तो आपकी जो 100 रुपये की वर्थ है वो 1000 के इक्वल हो जाएगी, कि आप 100 की जगह आप 1000 का ब्रेड लोगे, ठीक है। अच्छा चलो आगे, मैं क्वार्टरिंग एक्ट का तुम लोग को बता रही थी कि क्वार्टरिंग एक्ट बेसिकली आया 1765 में। क्वार्टरिंग एक्ट में आपने क्या बात की कि क्वार्टरिंग एक्ट में इंग्लैंड ने कहा कि भाई जो रॉयल ट्रूप्स हैं इंग्लैंड के, ठीक हो गया नुशाबा, इंग्लैंड ने कहा कि भाई जो रॉयल ट्रूप्स हैं इंग्लैंड के, ठीक है, उनको फूड प्रोवाइड करना, उनको हाउसिंग प्रोवाइड करना, ये सिर्फ और सिर्फ 13 कॉलोनीज़ की जिम्मेदारी है, ठीक है। और जो अभी बात कर रहे थे यहाँ पे किसने बात की थी, रेड कोट्स की, ठीक है। तो रेड कोट्स, आप इंग्लैंड के सरकारी मुलाजिम को रेड कोट कहते हो, जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट सर्वेंट कहा जाता है ना सरकारी मुलाजिम को, तो आप वहाँ पे इंग्लैंड में उन सरकारी मुलाजिम को आप रेड कोट्स के नाम से बुलाते थे, ठीक है। तो इंग्लैंड ने कहा कि भाई ये जो रेड कोट्स हैं, ठीक है, इनको सैलरी प्रोवाइड करना, इनको क्वार्टर्स प्रोवाइड करना, ठीक है, इनको फूड प्रोवाइड करना, ये सिर्फ और सिर्फ 13 कॉलोनीज़ की जिम्मेदारी है। क्यों 13 कॉलोनीज़ की जिम्मेदारी है? कि इंग्लैंड का व्यू क्या था कि भाई इन रेड कोट्स को हमने आपकी यानी कि 13 कॉलोनीज़ की प्रोटेक्शन के लिए भेजा है, ठीक है। लेकिन रियलिटी में क्या था कि भाई रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो रेड कोट्स को सिर्फ और सिर्फ जैसे भी किसी ने बात की थी कि भाई टैक्स कलेक्शन के लिए भेजा गया था, ठीक है। रेड कोट्स का काम सिर्फ यही था कि भाई उन्होंने यहाँ से टैक्स कलेक्ट करना था 13 कॉलोनी से, प्रोटेक्शन वगैरह का दूर तक उनसे कोई ताल्लुक नहीं था, ठीक है। तो 13 कॉलोनीज़ के लोगों ने कहा कि भाई एक तो हम टैक्स पे करें, फिर हम ऊपर से इनको सैलरी भी दें, उसके बाद हम इनको रहने के लिए घर भी दें, तो भाई ये तो हमारे बारे में नहीं है, सही है। दैट्स वाई ये जो क्वार्टरिंग एक्ट है ये आपका मर्केंटाइलिज्म के अंदर एक कॉज ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बना। क्लियर? क्वार्टरिंग एक्ट क्लियर हुआ? क्वार्टरिंग एक्ट आपका आया 1765 में, दोबारा बता रही हूँ सुन लो। क्वार्टरिंग एक्ट आपका आया करेंसी एक्ट के बाद 1765 में। क्वार्टरिंग एक्ट में क्या बात की, इंग्लैंड ने कहा कि भाई जो रेड कोट्स हैं यानी कि सरकारी मुलाजिम जिन्हें हमने आपकी प्रोटेक्शन के लिए भेजा है, यानी कि 13 कॉलोनीज़ के प्रोटेक्शन के लिए भेजा है, उन्हें फूड प्रोवाइड करना, हाउसिंग प्रोवाइड करना, सैलरी प्रोवाइड करना, इन शॉर्ट क्वार्टर्स प्रोवाइड करना, ये सिर्फ और सिर्फ 13 कॉलोनीज़ की जिम्मेदारी है, ठीक है। लेकिन क्योंकि वजह क्या थी कि क्योंकि हमने इन्हें आपकी प्रोटेक्शन के लिए भेजा है, बट रियलिटी में क्या था कि ऐसा कोई सीन नहीं था। वो जो थे रेड कोट्स, उन्हें आपने 13 कॉलोनीज़ में सिर्फ और सिर्फ टैक्स कलेक्ट करने के लिए भेजा था। तो क्या कहा 13 कॉलोनीज़ के लोगों ने, उन्होंने कहा कि भाई एक तो हम टैक्स पे करें, फिर हम सैलरी दें इन्हें, और फिर तीसरी चीज़ हम इन्हें रहने के लिए घर भी दें। भाई क्यों, हम ऐसा क्यों करें? क्लियर हुआ क्वार्टरिंग एक्ट? नहीं क्लियर हुआ तो मुझे बता देना, ठीक है। क्लियर है क्वार्टरिंग एक्ट? आसान सी बात है। अच्छा, क्वार्टरिंग एक्ट के बाद आपका आया स्टैम्प एक्ट, ठीक है। स्टैम्प एक्ट जो कल यहाँ पे फातिमा ने बात भी की थी कि भाई 2018 में स्टैम्प एक्ट पे पूरा 20 नंबर का सवाल भी आ चुका है। अच्छा, स्टैम्प एक्ट में क्या था? अच्छा, स्टैम्प एक्ट आपका है 1765 में, क्वार्टरिंग एक्ट के साथ ही, ठीक है। स्टैम्प एक्ट आपका आया 1765 में। फर्ज तनवीर जी बिल्कुल, जॉर्ज वाशिंगटन वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट रेड कोट्स, ठीक है। जॉर्ज वाशिंगटन बेसिकली क्या था कि वो जो जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिटिश आर्मी का ही बंदा था ना, जिसे ब्रिटिश ने भेजा था यहाँ पर, ठीक है। परफेक्ट हो गया, परफेक्ट। अच्छा, स्टैम्प एक्ट पे आ जाओ जल्दी से, ठीक है। अच्छा, स्टैम्प एक्ट में क्या हुआ कि इंग्लैंड ने एक रॉयल स्टैम्प बनाई, ठीक है, और जिसे आप मोहर कहते हो, जैसे हमारे भी होता है कि सरकारी मोहर जिसे आप कहते हो, ठीक है। इंग्लैंड ने एक रॉयल स्टैम्प बनाई,
ठीक है। और उन्होंने कहा कि भाई जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होंगे, उन पर स्टैम्प का होना ज़रूरी है, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट्स लैंड के डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, इवन न्यूज़पेपर हो सकते हैं, जितने भी लाइसेंस वगैरह हो सकते हैं एंड ऑल दैट, ठीक है। तो इंग्लैंड ने कहा कि भाई ये एक हमारी रॉयल स्टैम्प है, आपको हमसे ये रॉयल स्टैम्प ख़रीदनी है। उसके बाद क्या होगा कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, उस पर आप इस स्टैम्प का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। और जब आप उन डॉक्यूमेंट्स पे ये स्टैम्प लगा दोगे तो तभी वो डॉक्यूमेंट्स लीगली वैलिड कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। जिन डॉक्यूमेंट्स पे ये स्टैम्प नहीं होगी वो लीगली वैलिड नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ तक तो बात ठीक थी। उसके बाद क्या किया उन्होंने, कहा कि भाई ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स लीगली वैलिड होंगे ना, आपको उन चीज़ों के में टैक्स भी पे करने होंगे। जैसे आपको पता होगा कि हमारे भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे स्टैम्प होती है, हमारे भी लीगल डॉक्यूमेंट्स पे स्टैम्प होती है एंड ऑल दैट, वो सारी चीज़ें। दोबारा से सुनो, स्टैम्प एक्ट आया 1765, इसकी एक और कहानी भी है, वो भी बता दें, पहले ये देख लो। स्टैम्प एक्ट आया 1765 में। स्टैम्प एक्ट में आपने क्या कहा कि भाई जितने भी आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, उस पर स्टैम्प का होना ज़रूरी है। अच्छा, वो स्टैम्प आप हमसे ख़रीदोगे और अपने डॉक्यूमेंट्स पे यूज़ करोगे। फिर क्या होगा कि जब आप एक दफ़ा उस अपने डॉक्यूमेंट्स पे वो स्टैम्प लगा दोगे तो फिर आपको उस चीज़ का टैक्स पे करना होगा, हमें किसको, इंग्लैंड को। क्लियर? अच्छा, 13 कॉलोनीज़ के लोगों ने कहा कि भाई ये जो स्टैम्प है ये तो हमें एक स्टैम्प ऑफ स्लेवरी लग रही है, जो स्टैम्प आप हमें दे रहे हो, हमें लग रहा है कि भाई एक किस्म की हम गुलाम है आपके ना, कि हमें आपको टैक्स पे करना है और हमें आपकी स्टैम्प लगानी है एंड ऑल दैट, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई पहले भी तो प्लान पेपर पे एग्रीमेंट हो रहे थे ना, उनकी भी कोर्ट में वर्थ थी, तो अब क्यों हम स्टैम्प लें एंड वो सारी कहानियाँ, ठीक है। तो लोगों ने क्या कहा कि लोगों ने कहा कि भाई हम स्टैम्प एक्ट को नहीं मानते, ठीक है। एक मूवमेंट स्टार्ट हुई जिसे आप सन ऑफ लिबर्टी कहते हो, अलग से भी देखूंगी इसको, पहले यहाँ पे बस थोड़ा सा सुन लो उसके बारे में, ठीक है। मूवमेंट स्टार्ट हुई सन ऑफ लिबर्टी के नाम से, ठीक है। बेसिकली क्या था सन ऑफ लिबर्टी, कि वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। अच्छा, सन ऑफ लिबर्टी बेसिकली क्या थी कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसमें आपने क्या किया कि आपने स्टैम्प एक्ट को अपोज किया, ठीक है। और आप सड़कों पे निकल आए, आपने कहा कि भाई लिबर्टी, प्रॉपर्टी एंड नो स्टैम्प, ठीक है। इसी के साथ कर लो, सन ऑफ लिबर्टी अलग से नहीं कराऊंगी, इसी के साथ करो सन ऑफ लिबर्टी को, ठीक है। कि जब स्टैम्प एक्ट आ गया, स्टैम्प एक्ट में आपने क्या कहा, 13 कॉलोनीज़ के लोगों ने कहा कि भाई ये स्टैम्प तो हमें एक स्टैम्प ऑफ स्लेवरी लग रही है, ठीक है। और हम इसको नहीं मानते और हमें इस स्टैम्प से लिबर्टी चाहिए, यानी कि हमें इस स्टैम्प से आज़ादी चाहिए, ठीक है। जिनिया मैं इधर ही हूँ, आप 10 मिनट बाद वापस आ जाएं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें इस स्टैम्प से आज़ादी चाहिए, और उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की सन ऑफ लिबर्टी के नाम से, ठीक है। अलग से हेडिंग लगा के भी स्टैम्प एक्ट के अंदर भी इसको लिख सकते हो, अलग से हेडिंग लगा के भी कॉज ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे लिख सकते हो, ठीक है। सन ऑफ लिबर्टी, सन ऑफ लिबर्टी बेसिकली क्या था कि वो आपकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। सन ऑफ लिबर्टी का बेसिकली मकसद क्या था कि आप क्या कर रहे थे कि आप ब्रिटिश के जितने भी मेयर्स थे उनको अपोज कर रहे थे, ठीक है। आप कह रहे थे कि हम ब्रिटिश की इन चीज़ों को नहीं मानते, ठीक है। आपने सन ऑफ लिबर्टी में क्या कहा कि भाई लिबर्टी, प्रॉपर्टी एंड नो स्टैम्प, इसको लिख लो, लिबर्टी, प्रॉपर्टी एंड नो स्टैम्प, ठीक है। सन ऑफ लिबर्टी में आपने क्या कहा कि भाई लिबर्टी, प्रॉपर्टी एंड नो स्टैम्प, कि हमें लिबर्टी चाहिए स्टैम्प से, ठीक है। उन्होंने सन ऑफ लिबर्टी में क्या कहा कि भाई वी हैव टैक्सेशन विद नो रिप्रेजेंटेशन, ये बात समझ आती है कि वी हैव टैक्सेशन विद नो रिप्रेजेंटेशन। उन्होंने कहा कि भाई वी हैव टैक्सेशन विद नो रिप्रेजेंटेशन, कि भाई आप हमसे टैक्स तो ले रहे हो लेकिन हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि भाई आप जब एक सोसाइटी में रह रहे होते हो तो बेसिकली आप उस गवर्नमेंट के साथ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में होते हो, ठीक है। आप टैक्स पे करते हो, ठीक है, और वो गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप हमें टैक्स पे करो, हम आप में इसी लोगों को मुंतखब करेंगे और वो आपके नुमाइंदे होंगे जो कि आपको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई आप में से हम लोगों को इलेक्ट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे वो लोग आपको, और लेजिस्लेशन के प्रोसीजर जितने भी होते हैं एंड ऑल दैट, ठीक है। अमेरिका के लोगों ने रियलाइज़ किया कि भाई हम टैक्स तो पे कर रहे हैं लेकिन हमारी रिप्रेजेंटेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमें जो इंग्लैंड जो है वो हमें घास पे नहीं डालता, हमसे टैक्स तो ले रहा है लेकिन हमारा कहीं नाम ही नहीं है,
ठीक है। तो जो सन ऑफ लिबर्टी थी उसने बेसिकली क्या किया कि अमेरिकन नेशनलिज्म को हवा दी। अमेरिकन नेशनलिज्म इमर्ज हुआ आफ्टर सन ऑफ लिबर्टी। क्लियर हुआ? स्टैम्प एक्ट, स्टैम्प एक्ट और सन ऑफ लिबर्टी दोनों को साथ करा दिया मैंने। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर तो पूछ लो। स्टैम्प एक्ट इंपॉर्टेंट है। दोबारा से सुन लो स्टैम्प एक्ट का एक दफ़ा, अगर कुछ मिस हो गया तो देख लो इसको। मैंने कहा कि भाई स्टैम्प एक्ट आपका आया 1765 में। डेट याद रखना कब आया, 1765 में। अच्छा, था क्या कि भाई जो इंग्लैंड था उसने एक रॉयल स्टैम्प बना दी और उसने कहा कि भाई जितने भी आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर स्टैम्प का होना ज़रूरी है। ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लैंड के भी हो सकते हैं, एजुकेशन के भी हो सकते हैं, इवन आपके न्यूज़पेपर हो सकते हैं, आपके लाइसेंस वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई जिन डॉक्यूमेंट्स पे स्टैम्प होगी आप सिर्फ और सिर्फ हाँ बिल्कुल बिल्कुल नशाबा, जस्ट लाइक जीबी ऑफ पाकिस्तान के वो कहते हैं कि भाई उनका तो अपना ही रोन है कि भाई हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाती, हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाती। ठीक है, आप उनके लिए कुछ भी कर लो वो रोते ही रहेंगे। अच्छा, क्या बात करी थी मैं? स्टैम्प एक्ट की बात करी थी। अच्छा, वाजिद सन ऑफ लिबर्टी को भी दोबारा रिपीट करते हैं। अच्छा सुनो पहले। अच्छा, स्टैम्प एक्ट की बात करी थी कि भाई इंग्लैंड ने कहा कि भाई हमने आपके लिए एक रॉयल स्टैम्प बना दी है, आपने पहले क्या करना है कि हमसे वो स्टैम्प खरीदनी है। ठीक है, पहले तो आप उस स्टैम्प के हमें पैसे दो। ठीक है, आपने हमसे वो स्टैम्प खरीदनी है। उसके बाद आप क्या करोगे कि जितने भी आपके लीगल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर आप स्टैम्प यूज़ करोगे। वो लैंड के भी हो सकते हैं, एजुकेशन, न्यूज़पेपर, लाइसेंस एंड ऑल दैट। ठीक है। अच्छा, फिर क्या होगा कि जिन डॉक्यूमेंट्स पे स्टैम्प होगी वो सिर्फ और सिर्फ वो ही लीगली वैलिड कंसिडर किए जाएंगे, जिन पे स्टैम्प नहीं होगी वो कोरे कागज़ होंगे, हम उन्हें नहीं मानते। ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जब आपने एक दफ़ा स्टैम्प लगा दी अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, फिर आप क्या करोगे कि जिन जिन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर स्टैम्प लगेगी आप उसका टैक्स पे करोगे। किसको? इंग्लैंड को। ठीक है, बेसिकली मर्केंटाइलिज्म का मकसद यही था कि आप बस पैसे बनाओ, पैसे बनाओ और पैसे बनाओ। ठीक है। अच्छा, क्या हुआ? यहाँ तक तो स्टैम्प एक्ट की कहानी थी। आगे सन ऑफ लिबर्टी सुनो। वाजिद ने कहा था रिपीट करो, तो वो सन ऑफ लिबर्टी दोबारा सुन लो। ठीक है। अच्छा, स्टैम्प एक्ट क्या था कि स्टैम्प एक्ट में 13 कॉलोनीज़ के लोगों ने कहा कि भाई ये तो एक स्टैम्प ऑफ स्लेवरी हो गई है कि हम खुद ही अपने माथे पे स्टैम्प ऑफ स्लेवरी लगा लें ये इसकी। ठीक है, तो लोगों ने क्या कहा कि लोगों ने कहा कि भाई हमें लिबर्टी चाहिए स्टैम्प से, हम इस स्टैम्प एक्ट को नहीं मानते। तो उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट कर दी सन ऑफ लिबर्टी के नाम से। ठीक है, सन ऑफ लिबर्टी बेसिकली मूवमेंट ही थी, लेकिन एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम था सन ऑफ लिबर्टी। तो उस आप कह सकते हो कि वो जो सन ऑफ लिबर्टी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी उसने ये मूवमेंट स्टार्ट की सन ऑफ लिबर्टी के नाम से। ठीक है। अच्छा, मकसद क्या था कि आप कह रहे थे कि भाई हम ब्रिटिश मेयर्स को नहीं मानते, हम ब्रिटिश के कहने को नहीं मानते। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई लिबर्टी, प्रॉपर्टी एंड नो स्टैम्प। उन्होंने कहा भाई हमें हमारी लिबर्टी चाहिए, हमारी अपनी प्रॉपर्टी चाहिए और हम स्टैम्प वगैरह को नहीं मानते। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें स्टैम्प से लिबर्टी चाहिए। वी आर हैविंग द टैक्सेशन विद नो रिप्रेजेंटेशन। जैसे किसी ने बात की कि जैसे जीपी वाले लोग ये बोलते हैं कि वी हैव टैक्सेशन विद नो रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि लोगों ने फ्रीडम डिमांड करना शुरू कर दिया। बेसिकली होता क्या है, जो मैं तुम लोग को सन ऑफ लिबर्टी में बता रही थी, कि जब आप किसी एरिया में रहते हो, किसी सोसाइटी में रहते हो, तो बेसिकली क्या होता है कि आप गवर्नमेंट के साथ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में होते हो। ठीक है, आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो और उस टैक्स में बेसिकली होता है कि आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो, तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम आप में से ही लोगों को इलेक्ट करेंगे जो आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे और जितने भी लेजिस्लेशन प्रोसीजर होंगे उसमें आप लोग इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, अमेरिका के लोगों ने रियलाइज़ किया कि भाई हम लोग टैक्स तो पे कर रहे हैं, सब कुछ हम दे रहे हैं, लेकिन हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। हमें जो ब्रिटिश के लोग हैं वो घास पे नहीं डालते, सब कुछ खुद ही फाइनल करके तो बस हमें बता देते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ कि अमेरिकन नेशनलिज्म राइज हुआ। ठीक है। अच्छा, सन ऑफ लिबर्टी समझ आ गया? Yes, you can say that. इफेक्ट ऑफ स्टैम्प एक्ट, मोहम्मद अली बताया ना अभी मैंने तुम लोग को। इफेक्ट ऑफ स्टैम्प एक्ट बेसिकली यही था कि भाई पहले तो आप पैसे दे रहे हो ना उनको, पहले तो आप स्टैम्प एक्ट खरीद रहे हो। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हो कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे वो एक दफ़ा वो स्टैम्प लगा रहे हो तो उसके अलग से आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। ठीक है, कि आप उन जो जिन पे स्टैम्प लगा देते हो उसका आप टैक्स दे रहे हो। भाई प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट स्टैम्प लगा दिया, आप उस प्रॉपर्टी का टैक्स दोगे ब्रिटिश को। ठीक है, तो जो इफेक्ट था, सबसे बड़ा इफेक्ट यही था जो इन लोगों ने कहा कि वी हैव टैक्सेशन विद नो रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? स्टैम्प एक्ट क्लियर हुआ है तो आगे चलूँ।
जल्दी से बता दो, स्टैम्प एक्ट क्लियर है? जल्दी जल्दी। ठीक हो गया लैला, क्लियर 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 क्लियर, ठीक हो गया। अच्छा, स्टैम्प एक्ट के बाद तुम लोग आ जाओ स्टेपल एक्ट पे। क्लियर, ठीक हो गया। स्टैम्प एक्ट के बाद तुम लोग आ जाओ स्टेपल एक्ट पे, STAPLE, स्टेपल एक्ट, जो आया 1663 में। ठीक है, स्टैम्प एक्ट के बाद आप लोगों का आया स्टेपल एक्ट, जो आया 1663 में। स्टैम्प एक्ट के बाद आया स्टेपल एक्ट, जो आया 1663 में। बेसिकली स्टैम्प एक्ट के बाद नहीं आया, स्टैम्प एक्ट से पहले ही आया, क्योंकि स्टैम्प एक्ट 1765 में आ रहा है और ये 1663 में आ रहा है। ठीक है, लेकिन वो सीक्वेंस के लिहाज से मैंने ऐसे लिखा हुआ है, तो आप चाहो तो डेट्स के लिहाज से इनको अरेंज कर लेना। ठीक है, डेट्स के लिहाज से इनको अरेंज कर लेना। अच्छा, स्टेपल एक्ट मैंने कहा कब आया? 1663 में। ठीक है, अच्छा, स्टेपल एक्ट पे बात क्या की गई? स्टेपल एक्ट में कहा, इंग्लैंड के लोगों ने कहा, इंग्लैंड ने कहा कि भाई जो आप यूरोप से जितने भी एक्सपोर्ट लेके जा रहे हो अमेरिकन कॉलोनीज में, ठीक है, आप यूरोपियन से जितने भी एक्सपोर्ट अमेरिकन कॉलोनीज में जा रही है, ठीक है, वो आप बेसिकली क्या करोगे कि आप पहले उन्हें इंग्लिश पोर्ट्स पे लेके आओगे। ठीक है, इंग्लिश पोर्ट्स पे आके आप ड्यूटीज़ पे करोगे और ड्यूटीज़ पे करने के बाद आप दोबारा से उसे अमेरिकन पोर्ट्स पे लेके जाओगे। समझ आ रही है? कि स्टेपल एक्ट पर उन्होंने कहा कि भाई जितनी भी यूरोपियन एक्सपोर्ट्स हैं टू अमेरिकन कॉलोनीज, ठीक है, जितने भी यूरोपियन एक्सपोर्ट्स हैं टू अमेरिकन कॉलोनीज, यूरोप जो भी चीज़ें अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, उन्हें आप क्या करोगे कि पहले आप उन्हें इंग्लिश पोर्ट्स पे लेके आओगे। ठीक है, फिर क्या करोगे कि पेमेंट ऑफ ड्यूटीज़ के बाद आप उन्हें रीशिप करोगे टू अमेरिकन पोर्ट्स। एग्जाम्पल के साथ देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से इस्लामाबाद से KPK कुछ लेके जाना है, ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप क्या करोगे कि आप पहले यहाँ इस्लामाबाद से लाहौर लेके जाओ अपनी प्रोडक्ट्स को। ठीक है, वहाँ आप ड्यूटी पे करो, ड्यूटी पे करने के बाद आप वहाँ से इसको फिर KPK लेके जाओ। अच्छा, इस चीज़ से होगा क्या? एक तो डिस्टेंस इंक्रीज हो गया और दूसरा क्या हो गया कि आप ड्यूटीज़ भी पे कर रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली इंग्लैंड का पर्पस क्या था बिहाइंड दिस, कि वो चाहता था कि भाई यहाँ से भी मैं थोड़े से पैसे बना लूँ। क्लियर हो गया? स्टेपल एक्ट में छोटी सी बात है, सिर्फ स्टेपल एक्ट जो 1663 में आया उसमें सिर्फ ये कहा गया कि भाई जितनी भी यूरोपियन एक्सपोर्ट्स हैं टू अमेरिकन कॉलोनीज, ठीक है, आप उन्हें पहले इंग्लिश पोर्ट्स पे लेके आओगे जो कि ज़्यादातर यूरोप में थे। ठीक है, याद रखना, आप उन्हें इंग्लिश पोर्ट्स पे लेके आओगे, इंग्लिश पोर्ट ज़्यादातर जो कि यूरोप के अंदर ही थे। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, आप वहाँ पे ड्यूटीज़ पे करोगे, ड्यूटीज़ पे करने के बाद आप उन्हें दोबारा से अमेरिकन पोर्ट्स पे लेके आओगे। ठीक है, इसकी वजह से हुआ क्या कि भाई डिस्टेंस इंक्रीज़ हो गया और दूसरा क्या था कि आप एक तो चीज़ें खुद भी पैसों को लेके आ रहे हो, फिर ड्यूटीज़ भी पे कर रहे हो, ड्यूटीज़ पे करके फिर आप दोबारा अपने पास लेके आ रहे हो। क्लियर? क्लियर हो गया स्टेपल एक्ट? अच्छा, मोलासेस एक्ट जो आया 1733 में। ठीक हो गया? क्लियर क्लियर, ठीक हो गया। अच्छा, मोलासेस एक्ट जो आपका है 1733 में, MOLASSES, मोलासेस एक्ट, ठीक है, जो आपका आया 1733 में। ठीक है,
मोलासिस एक्ट में आपने क्या कहा कि आपने कहा कि भाई आप जो अमेरिका जो है जो फ्रेंच वेस्ट इंडियन से इंपोर्ट कर रहे हैं मोलासिस। मोलासिस बेसिकली क्या होती है, बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर भी आप कह सकते हो उसे, ठीक है। मोलासिस बेसिकली क्या होती है कि बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर, ठीक है। आप जो इंपोर्ट कर रहे हो कहाँ से, फ्रेंच वेस्ट इंडियन से, इंडिया से, तो आप बेसिकली क्या होगा कि आप वो मज़ीद इंपोर्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। उस चीज़ पे उन्होंने बैन कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल शुगर, कॉफ़ी, टी एंड ऑल दैट, वो पहले भी उन लोगों ने बात की थी कि भाई हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो मोलासिस सेगमेंट ने कहा कि भाई आप जो स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कि भाई आप जो फ्रेंच वेस्ट इंडियन से मोलासिस इंपोर्ट कर रहे हो, आप आज के बाद वो इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। क्लियर। मोलासिस एक्ट में छोटी सी बात की गई थी 1733 में आया कि भाई आप जो फ्रेंच वेस्ट इंडियन से मोलासिस इंपोर्ट कर रहे हो, इंग्लिश कॉलोनीज को ये बोला गया इंग्लैंड की तरफ से कि जो आप फ्रेंच वेस्ट इंडियन से मोलासिस इंपोर्ट कर रहे हो, आज के बाद आप मोलासिस इंपोर्ट नहीं करोगे, आपको जो चाहिए सिर्फ और सिर्फ हम प्रोवाइड करेंगे। क्लियर मोलासिस एक्ट। अच्छा, लास्ट में आया आपका ड्यूटी एक्ट 1673 में। लास्ट में नहीं आया, लेकिन मैंने यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है, तुम लोग इसको डेट वाइज अपने पास लिखोगे चीज़ों को, ठीक है। डेट वाइज अरेंज करके लिखोगे। अगर नहीं लिखना चाह रहे हो तो सर नवीद के नोट्स पे डेट वाइज मेंशन है, वहाँ से तुम लोग देख लेना। नहीं, सर नवीद के नोट्स पे डेट वाइज मेंशन है, वहाँ से तुम लोग देख लेना, ठीक है। अच्छा, ड्यूटी एक्ट में आपने क्या क्या कहा कि भाई ड्यूटी एक्ट जो 1673 में आया, उससे पहले आपके जितने भी एक्ट्स आ चुके थे, ठीक है, आपने कहा कि भाई इन एक्ट्स को आप इम्पोज करवाएंगे थ्रू कस्टम कलेक्टर्स, ठीक है। ड्यूटी एक्ट पे आपने क्या किया कि कुछ कस्टम कलेक्टर्स को भेज दिया 13 कॉलोनीज़ में, और उन्हें आपने कहा कि भाई तुम लोग वहाँ जाके चेक करो कि अब तक हम जितने भी एक्ट्स पास कर चुके हैं, ठीक है, उनको ये 13 कॉलोनीज़ के लोग फॉलो भी करें या नहीं करें। जी, नौशाबा एक ही जगह है, फ्रेंच वेस्ट इंडियन। अच्छा, ड्यूटी एक्ट पे आपने क्या कहा, आपने कहा कि भाई जितने भी एक्ट्स अब तक पास हो चुके हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने एक्ट अभी तक, नेविगेशन एक्ट पास हो चुका था, कमोडिटी एक्ट पास हो चुका था, स्टेपल एक्ट पास हो चुका था, तो उन्होंने कहा कि भाई जितने भी एक्ट अब तक पास हो चुके हैं उनको आप देखोगे कि भाई ये 13 कॉलोनी से लोग उन एक्ट्स को फॉलो करें या नहीं करें, ठीक है। और उस काम के लिए आपने क्या किया कि आपने कुछ कस्टम कलेक्टर्स को भेज दिया इन 13 कॉलोनीज़ में। कस्टम कलेक्टर्स का काम क्या था कि भाई वो मॉनिटर करते थे लोगों को, देखते थे कि भाई लोग जो है ये 13 कॉलोनीज के ये फॉलो करें या नहीं। वालेकुम अस्सलाम सर। सर आपकी पोस्ट के बाद काफ़ी अफाका हुआ इन लोगों को, काफ़ी लोग आज क्लास में हैं। समझ आया। ड्यूटी एक्ट पे हमने सिर्फ इतनी बात की, हमने कहा कि भाई अब तक हम जितने भी एक्ट्स पास कर चुके हैं, ठीक है, जैसे नेविगेशन एक्ट आ चुका था, कम्युनिटी एक्ट आ चुका था, स्टेपल एक्ट आ चुका था, तो हमें ये भी तो देखना था कि इन 13 कॉलोनीज के लोग इन एक्ट्स को फॉलो भी करें या नहीं करें। हमने तो अपनी तरफ से बात कर दी है, तो आपने क्या किया कि कुछ कस्टम कलेक्टर्स को भेज दिया वहाँ पर 13 कॉलोनीज़ में, सो दैट आप देख सको कि भाई अब तक हमने जितने भी एक्ट्स पास किए हम फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा देखो, अब तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मर्केंटाइलिज्म को पढ़ा है एज अ कॉज ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसका बेसिक रक्स क्या था कि कॉलोनीज एग्जिस्ट ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर मदर कंट्री। सर ना करें। अच्छा, क्या नहीं पढ़ी हुई है मेरे पास ऑलरेडी। अच्छा, इसमें आपने टोटल 10 एक्ट्स पास किए, ठीक है, और बस एक दफ़ा नाम बताऊंगी और फिर आगे चलते हैं हम। नेविगेशन एक्ट था, कॉमोडिटी एक्ट था, बस तुम लोग चेक कर लो तुम लोग के पास लिखे हुए या नहीं। नेविगेशन एक्ट था, कॉमोडिटी एक्ट था, स्टैपल एक्ट था, ड्यूटी एक्ट था, इन्फोर्समेंट एक्ट था, मोलासिस एक्ट था, शुगर एक्ट था, करेंसी एक्ट था, क्वार्टरिंग एक्ट था और स्टैम्प एक्ट था। क्लियर। अगर ये क्लियर है तो अगली कॉज पे चलूँ।
मर्केंटाइलिज्म के बाद जो दूसरी कॉज मैंने तुम लोगों को बताई थी वो थे इंटॉलरेबल एक्ट्स। याद है किसी को? 13 के नाम लिखवाए थे मैंने तुम लोगों को, 13 कॉजेज़ के। और मर्केंटाइलिज्म के बाद जो दूसरी कॉज हम लोग ने लिखी थी वो थी इंटॉलरेबल एक्ट्स। इंटॉलरेबल एक्ट्स जिसको आप क्या कहते हो, कोर्सिव एक्ट्स भी कह सकते हो, COERCIVE, ठीक है, कोर्सिव एक्ट्स COERCIVE, या फिर आप उन्हें एक्ट्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग भी कह सकते हो। जी नौशाबा, इंटॉलरेबल एक्ट्स, ठीक है। टेक्निकली हम लोग क्या करें, हम सेकेंड कॉज ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को पढ़ें, ठीक हो गया। अच्छा, हम सेकेंड कॉज ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को देख रहे हैं, और वो बेसिकली क्या है कि इंटॉलरेबल एक्ट्स। पहले जितने भी मैंने एक्ट्स तुम लोग को बताए हैं वो उस मर्केंटाइलिज्म के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। फ़र्क भी बताती हूँ दोनों में फ़र्क क्या था। अच्छा, इंटॉलरेबल एक्ट्स को आप कोर्सिव एक्ट्स भी कहते हो या फिर एक्ट्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हो, ठीक है। बता चुकी हूँ कि सेकेंड कॉज ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। अच्छा, इंटॉलरेबल, पहले हिस्ट्री सुन लो कि इंटॉलरेबल एक्ट्स आए क्यों, ठीक है, फिर बताऊँगी इंटॉलरेबल एक्ट्स हैं क्या, ठीक है। अच्छा, इंटॉलरेबल एक्ट्स बेसिकली आए कि बोस्टन टी पार्टी के बाद, बोस्टन टी पार्टी आगे डिटेल में बताऊँगी, बस थोड़ी सी देख लो। अच्छा, जो आपके इंटॉलरेबल एक्ट्स हैं वो आए बोस्टन टी पार्टी के बाद, ठीक है। इंटॉलरेबल एक्ट्स के बाद के पीछे रीज़न क्या थी वो मैं तुम लोग को बता रही हूँ अभी, ठीक है। अच्छा, विलियम पेन एक बंदा था। अच्छा, तुम लोग मुझे बताओ, मैं नहीं बता रही। विलियम पेन कौन था? बता चुकी हूँ, उसको यहाँ लिंक करूँगी, मैं सिर्फ लिंक करूँगी, तुम लोग मुझे बताओ ज़रा। जल्दी से बता दो कि विलियम पेन कौन था, उस चीज़ को मैं यहाँ पे लिंक करूँगी। अच्छा, जितनी देर में मैं इसको करती तुम लोग बताओ मुझे जल्दी से कि विलियम पेन कौन था। मुझे लग रहा है तुम लोग नोट्स में ढूंढ रहे हो कि विलियम पेन कौन था। किसी को भी नहीं याद विलियम पेन कौन था? थैंक गॉड किसी को तो याद है, बट मुझे लगा था कि सारे पिछले लेक्चर्स गए पानी में। अच्छा, फरजत ने कहा कि भाई विलियम पेन ने पेंसिल्वेनिया स्टैब्लिश की थी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब मुझे जल्दी से बता दो कि पेंसिल्वेनिया किस में आ रही थी, नॉर्थ अमेरिका में थी, साउथ अमेरिका में थी, या मिडिल कॉलोनीज में आ रही थी? फरजत आप ही बता दो कि पेंसिल्वेनिया नॉर्थन कॉलोनीज में थी, साउथन में थी, या फिर मिडिल में थी? ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, चलो। अच्छा, आज अब दोबारा यहाँ पर मैं देखना चाह रही थी कि तुम लोगों को पिछले लेक्चर्स का भी कुछ आता है या कोई नहीं आता। अच्छा, इंटॉलरेबल एक्ट्स की बात करी थी कि इंटॉलरेबल एक्ट्स क्यों आए। ठीक हो गया जीनिया, ठीक हो गया वाजिद, ठीक हो गया फायजा, ठीक हो गया, ठीक ठीक। अच्छा, इंटॉलरेबल एक्ट्स की बात करी थी और मैं तुम लोग को बता रही थी कि बोस्टन टी पार्टी के बाद इंटॉलरेबल एक्ट्स आए। अच्छा, बेसिकली हुआ क्या था कि विलियम पेन, जो तुम लोग ने बताया कि भाई फाउंडर ऑफ पेंसिल्वेनिया था, ठीक है, जो कि ये भी बता दिया तुम लोगों ने कि मिडिल कॉलोनीज में आ रही थी, ठीक है। उसने एक प्लान दिया, ठीक है, विलियम पेन ने एक प्लान दिया, प्लान ऑफ यूनियन। जस्ट अ मिनट। ठीक हो गया। अच्छा, विलियम पेन ने एक प्लान दिया, प्लान ऑफ यूनियन, ठीक है, और उसमें उसने क्या कहा कि भाई, उसने कहा कि भाई हम 13 कॉलोनीज़ की एक पॉलिटिकल यूनियन होनी चाहिए जिसमें हम अपने इश्यूज़ को डिस्कस कर सकें। ठीक हो गया वसी, ठीक हो गया जीनिया, ठीक हो गया फरजत। अच्छा, अब उसने क्या कहा, विलियम पेन ने क्या कहा, उसने कहा कि भाई हमारी 13 कॉलोनीज़ की एक पॉलिटिकल यूनियन होनी चाहिए जिसमें हम अपने इश्यूज़ को डिस्कस कर सकें, ठीक है। अच्छा, 1696 और 1697 के टाइम पीरियड पे उसने ये आइडिया दिया था, ठीक है। याद रखना कि जो ये आइडिया ऑफ यूनियन था ये उसने 1696 1697 के टाइम पीरियड में दिया था। अब 1696 में दिया था या 1697 में, ये तुम लोग को देख लो, ठीक है।
अच्छा, क्या तुम लोगों को बता रही थी कि जो विलियम पेन था उसने आइडिया ऑफ यूनियन दिया, उसने कहा कि भाई हम 13 कॉलोनीज़ की एक पॉलिटिकल यूनियन होनी चाहिए जिसमें हम अपने इश्यूज़ को डिस्कस कर सकें, ठीक है। जब विलियम पेन ने कहा कि भाई हमें कोई इतराज़ नहीं है कि इंग्लैंड अगर हमें सुपरवाइज़ करना चाहता है, इंग्लैंड चाहता है कि भाई वो हमारी यूनियन को सुपरवाइज़ करे, तो वो बेशक सुपरवाइज़ करता रहे और अपने इश्यूज़ को हम लोग यूनियन में खुद ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। समझ आया विलियम पेन ने क्या कहा? विलियम पेन ने कहा कि भाई हम जो 13 कॉलोनीज़ के लोग हैं, हम 13 कॉलोनीज़ मिलके अपनी एक पॉलिटिकल यूनियन बनाते हैं। अच्छा, उस यूनियन में हम क्या करेंगे कि भाई हमारे जितने भी अपने मसले मसाइल हैं, हम उस यूनियन में उनको खुद ही डिस्कस करेंगे और इंग्लैंड की मर्ज़ी है, इंग्लैंड अगर चाहता है तो वो हमें सुपरवाइज़ कर सकता है और अगर इंग्लैंड ऐसा नहीं चाहता तो ना करे, हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, इंग्लैंड को जब पता चला कि भाई विलियम पेन साहब इस तरह की कोई बात कर रहे हैं, तो इंग्लैंड ने क्या कहा कि इंग्लैंड ने कहा कि भाई हम आपके आइडिया को एक्सेप्ट नहीं करते है। उसने कहा कि भाई तुम होते कौन हो ये बात करने वाले? उसने कहा कि भाई हु आर यू टू डिसाइड दीज थिंग्स? तुम्हें किसने इख्तियार दिया कि तुम ये इस तरह की चीज़ें खुद से डिसाइड करोगे? हम अपनी यूनियन बनाएंगे और अगर तुम चाहते हो तो तुम हमें सुपरवाइज कर सकते हो, ऐसी बात करने वाले तुम होते कौन हो, ठीक है। अच्छा, इंग्लैंड ने क्या किया कि इंग्लैंड ने उनके आइडिया को एक्सेप्ट नहीं किया, विलियम पेन साहब के आइडिया को एक्सेप्ट नहीं किया और उसके अगेंस्ट में इनटॉलरेबल एक्ट्स आ गए, ठीक है, जो इंग्लैंड ने दिए। ये बेसिकली तुम लोगों को द रीज़न बिहाइंड बता रही थी कि इनटॉलरेबल एक्ट्स क्यों आए, रीज़न क्या था इस चीज़ का, ठीक है। क्लियर हुआ? अभी सिर्फ तुम लोगों को मैंने रीज़न बताया कि इनटॉलरेबल एक्ट का रीज़न क्या था, ठीक है। दोबारा से सुन लो क्या था कि विलियम पेन ने प्लान ऑफ यूनियन दिया। कौन था विलियम पेन? पेंसिल्वेनिया का फाउंडर था, ठीक है। और पेंसिल्वेनिया कहाँ थी? मिडिल कॉलोनीज में थी, क्लियर। विलियम पेन ने कहा कि भाई हम क्या करेंगे, विलियम पेन एक आइडिया दिया, उसने कहा कि हम 13 कॉलोनीज मिल के अपनी एक पॉलिटिकल यूनियन बना लेते हैं, ठीक है। और उस यूनियन में हम क्या करेंगे कि हम हमारे जितने भी इश्यूज होंगे हम उस यूनियन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हम इंग्लैंड अगर चाहे तो इंग्लैंड हमें सुपरवाइज कर सकता है, हमें कोई इतराज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन इंग्लैंड ने क्या कहा? इंग्लैंड ने कहा कि भाई गले में हो रहा है ना, ले जाए, ये बंद कर जाओ। अच्छा, इंग्लैंड ने कहा कि भाई तुम होते कौन हो इस तरह की चीज़ें खुद से डिसाइड करने वाले? एक तो तुम खुद से चीज़ें डिसाइड कर, ऊपर से कह रहे हो कि अगर इंग्लैंड चाहे तो हमें सुपरवाइज कर सकता है। उसने कहा कि भाई हु आर यू टू डिसाइड दीज थिंग्स, ठीक है। तुम्हें किसने इख्तियार दिया ऐसी चीज़ों का? इंग्लैंड को गुस्सा आ गया और इंग्लैंड ने ये जो जितनी भी यूनियन थी इसके अगेंस्ट इनटॉलरेबल एक्ट्स दे दिए। अच्छा, अब इनटॉलरेबल एक्ट्स देखोगे, इनटॉलरेबल एक्ट्स थे क्या, ठीक है। इनटॉलरेबल एक्ट्स को आप कर्सिव एक्ट्स भी कहते हो, एक्ट्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हो, ठीक है। बता चुकी हूँ सेकंड कॉज ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से, ठीक है। अच्छा, इनटॉलरेबल एक्ट्स और मर्केंटाइलिज्म में फ़र्क क्या था कि आप पहले जितने भी आपके एक्ट्स आए उसमें आप बात कर रहे थे कि भाई 13 कॉलोनीज इंपोर्ट नहीं कर सकती, 13 कॉलोनीज एक्सपोर्ट नहीं कर सकती, ठीक है। 13 कॉलोनीज मोलेसिस इंपोर्ट नहीं कर सकती, 13 कॉलोनीज कॉटन एक्सपोर्ट नहीं कर सकती, राइस एक्सपोर्ट नहीं कर सकती एंड ऑल दैट, ठीक है। भाई क्या कह रहे थे आप? यू कैन नॉट इम्पोर्ट, यू कैन नॉट एक्सपोर्ट, ठीक है। लेकिन जब इनटॉलरेबल एक्ट्स आए तो इनटॉलरेबल एक्ट में आपने कहा कि भाई आप कुछ चीज़ें जिन्हें आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, आप खुद से बना नहीं सकते, ठीक है। कुछ चीज़ें जिन्हें आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, आप खुद से बना नहीं सकते, वो कुछ चीज़ें क्या थी? इनटॉलरेबल एक्ट के अंदर भी 3 एक्ट्स आए। कौन से वाले थे? आयरन एक्ट, वुलन एक्ट और हैट एक्ट, ठीक है। आयरन एक्ट, वुलन एक्ट और हैट एक्ट ये इनटॉलरेबल एक्ट्स के अंदर आए। अच्छा, तुम लोगों को आवाज़ आ रही है? कोई इंटरनेट इशू तो नहीं है? लेट मी चेक। अच्छा, ठीक है। क्या बता रही थी तुम लोग को कि जो तुम लोग का इनटॉलरेबल एक्ट था इसके अंदर भी एक्ट 3 एक्ट्स आए, आयरन एक्ट, वुलन एक्ट और हैट एक्ट, ठीक है। इसमें था क्या कि भाई आप आयरन एक्ट, वुलन एक्ट और हैट एक्ट, अब आयरन एक्ट को पहले देख लो कि आयरन एक्ट में क्या था, वुलन में क्या था और हैट में क्या था, फिर पूरी चीज़ को समराइज करते हैं, ठीक है। अच्छा, आयरन एक्ट में क्या कहा इंग्लैंड ने कि भाई यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर एनीथिंग आउट ऑफ आयरन, ठीक है वाजिब जजाकल्ला। अच्छा, आयरन एक्ट में आपने क्या कहा कि भाई आमिर क्या रिपीट करूं? लास्ट वन मैंने क्या बोला है?
ये इंटॉलरेबल एक्ट्स को रिपीट करूँ या इसकी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री थी उसको रिपीट करूँ? किसका? ये इंटॉलरेबल एक्ट्स का। इंटॉलरेबल एक्ट्स का ईयर शेयर नहीं लिखा हुआ कहीं भी, सिर्फ ये था कि 1696 और 1697 में यूनियन, इसका जिक्र है कि 1696 1697 में यूनियन आई, और इंटॉलरेबल एक्ट के साथ कोई डेट नहीं है। ठीक है सर, नवीद के नोट्स में भी चेक कर लो, वहाँ पे इंटॉलरेबल एक्ट के साथ कोई डेट नहीं लिखी हुई, लेकिन ये जो यूनियन का आइडिया था ये 1696 और 1697 में आया। नुशाबा क्या रिपीट करूँ? नुशाबा ईयर का मैंने बता दिया कि जो आइडिया ऑफ यूनियन था वो 1696 1697 में आया। ऑब्वियसली इसके बाद ये इंटॉलरेबल एक्ट्स आए होंगे, लेकिन इंटॉलरेबल एक्ट्स की डेट नहीं लिखी हुई। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, बता रही थी तुम लोगों को कि इंटॉलरेबल एक्ट के अंदर भी 3 एक्ट्स आए, आयरन एक्ट, वुलन एक्ट, फैट एक्ट। ठीक है, अच्छा आयरन एक्ट की पहले हेडिंग लगा लो। आयरन एक्ट के अंदर आपने क्या बात की? आपने कहा कि भाई यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर एनीथिंग आउट ऑफ आयरन। ठीक है, आपने कहा कि भाई यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर एनीथिंग आउट ऑफ आयरन। इसका मतलब क्या था कि भाई आप आयरन से कोई भी चीज़ नहीं बना सकते, लोहे से आप कोई कुछ भी नहीं बनाओगे। वजह क्या थी इसकी? अच्छा, बेसिकली क्या था कि जो प्री मेच्योर वॉर का टाइम पीरियड शुरू हो चुका था। ठीक है, 1600 ऑनवर्ड्स मैंने तुम लोग को बताया था कि प्री मेच्योर वॉर का टाइम पीरियड था। तो प्री मेच्योर वॉर का टाइम पीरियड शुरू हो चुका था, और ब्रिटिश को इस तरह की कुछ एहसासात लग रहे थे, मतलब आसार लग रहे थे कि भाई ये जो 13 कॉलोनीज़ के लोग हैं ये हमारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं। ठीक है, हमारे खिलाफ जंग कर सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड पे था क्या कि जितने भी आपके वेपनरी, जितने भी आपके हथियार हैं, ये सब सब आयरन से बनते थे। तलवारें हो गई, ये एरोज वगैरह हो गए, शील्ड्स हो गए एंड ऑल दैट। ठीक है, आप इनको आयरन से बनाते थे। ठीक है, तो ब्रिटिश ने कहा कि भाई अगर हमने इन्हें इजाज़त दे दी, जी नुशाबा बिल्कुल, नो वेपन्स जानी। ठीक है, तो ब्रिटिश ने कहा कि भाई अगर हमने इन्हें इजाज़त दे दी कि आप आयरन से चीज़ें बनाओ, तो हो सकता है कि ये हमारे अगेंस्ट वेपन इकट्ठा करना शुरू कर दें, और वॉर टाइम पीरियड पे ये वेपन्स इनको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई हम वजह को ही मिटा देते हैं, इनके पास ना वेपन्स होंगे तो ना ये हमारे अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था, फिर भी उनके पास वेपन्स आ गए थे। कैसे आए थे हम आगे देखेंगे। ठीक है, अच्छा दोबारा से देखो कि आयरन एक्ट में मैंने सिर्फ इतना बताया कि भाई इंग्लैंड ने कहा कि भाई आप आयरन से कुछ भी चीज़ नहीं बना सकते हो। ठीक है, आपने क्या करना है कि उसको रॉ फॉर्म में हमें देना है, और जो कुछ आपको चाहिए हम खुद आपको बना के देंगे। ठीक है, वजह क्या थी पीछे इसके कि ब्रिटिश को लग रहा था कि भाई ये मतलब हमारे अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, कुछ रेबेलियन की स्मेल आ रही थी ब्रिटिश को, तो ब्रिटिश ने इस वजह से ये सब कहा। ठीक है, अच्छा जो तीसरी वजह इसके बिहाइंड थी वो यही थी कि भाई उस टाइम पीरियड पे जितने भी वेपन्स थे वो आप आयरन से बनाते थे। आपकी तलवारें होगी, आपकी शील्ड्स, एरोज एंड ऑल दैट। ठीक है, आप क्या करते थे कि आयरन से बनाते थे। तो ब्रिटिश ने कहा कि ना इनके पास आयरन होगा, ना ये वेपन्स बना सकेंगे। क्लियर? आगे आ जाओ वुलन एक्ट पे। ठीक है, वुलन एक्ट बेसिकली क्यों आया? अच्छा, क्या था कि उस टाइम पीरियड पे क्लाइमेट थोड़ा चेंज हो रहा था। हाँ, क्लाइमेट थोड़ा चेंज हो रहा था, और ये क्या था कि वेदर आपका ज़रा कूल सा हो रहा था, टफ सा हो रहा था। ठीक है, तो ब्रिटिश ने कहा कि अगर हम इन्हें परमिशन देंगे कि ये वूल से अपनी चीज़ें बना लें, तो हो सकता है कि ये कुछ इस तरह की चीज़ें बना लें जो इन्हें वॉर टाइम पीरियड पे कंफर्ट प्रोवाइड करें। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर इनके पास वूल से बनी हुई चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है, जो इन्हें कोल्ड क्लाइमेट से बचा सकती हैं, ठीक है, तो ये वॉर के लिए कभी भी घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। समझ आ रहा है? वुलन एक्ट, एक मिनट। अच्छा, वुलन एक्ट में मैंने क्या बताया तुम लोगों को कि बेसिकली क्या हो रहा था कि क्लाइमेट आपका चेंज हो रहा था। ठीक है, और क्लाइमेट चेंज भी बेसिकली एक बिग रीज़न होता है कि आप वॉर लड़ोगे या नहीं लड़ोगे। ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा था और वेदर आपका टफ हो रहा था, कूल हो रहा था। ठीक है, और उस कूल वेदर में आपको वूल से बनी हुई चीज़ों की ज़रूरत थी जो आपको उस कूल वेदर में कंफर्ट प्रोवाइड कर सकती। ठीक है, तो उन्होंने ब्रिटिश ने कहा कि भाई हम आपको परमिशन नहीं देते कि आप वूल से कोई भी चीज़ अपने लिए बनाए, आपको कॉटन रॉ फॉर्म में हमें देनी है, और जो कुछ आपको चाहिए हम आपको बना के देंगे खुद। ठीक है,
तो बेसिकली यही था, वो ऊपर जो आयरन एक्ट की रीज़न थी उसके पीछे भी वही रीज़न थी कि भाई ब्रिटिश को लग रहा था कि भाई किसी तरह ये हमारे अगेंस्ट वॉर में खड़े हो जाएंगे और हम इन्हें इतना कंफर्ट ही नहीं देंगे, कंफर्ट लेवल ही इतना नहीं देंगे कि ये हमारे अगेंस्ट खड़े हो सकें। क्लियर? वुलन एक्ट क्लियर है? हैट एक्ट पे आ जाओ। थोड़ा फास्ट तो नहीं है क्योंकि आज का लेक्चर उड़ने वाला है, बाद में तुम लोग ना सुन के लिख पाओगे ना कुछ कर पाओगे। फास्ट तो नहीं है? अच्छा, इसके बाद आया हैट एक्ट। अच्छा, आयरन एक्ट आया, वुलन एक्ट आया और वुलन एक्ट के बाद आया हैट एक्ट। ठीक है। अच्छा, हैट एक्ट के बारे में दो तरह के ओपिनियंस हैं। ठीक है, ये कह सकते हो कि दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं हैट एक्ट पे। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हैट की मैन्युफैक्चरिंग पे बैन था, कुछ कहते हैं कि भाई हैट के पहनने पे बैन था। ठीक है। अच्छा, आवाज़ आ रही है तुम लोगों को? ऐसे से गायब हो जाती हो तुम लोग। H80 हैट वाजिद, H80 हैट। जब मैं कह रही हूँ पहनने के लिए तो समझ जाओ कि H80 हैट है। ठीक हो गया फातिमा, जजाकल्ला। अच्छा, वाजिद H80 वाला हैट है, जो टोपी वाला। ठीक है। अच्छा, हैट एक्ट आया। हैट एक्ट पे दो तरह के ओपिनियंस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हैट की मैन्युफैक्चरिंग पे बैन था, कुछ कहते हैं कि भाई हैट के पहनने पे बैन था। ठीक है। अच्छा, जो मैन्युफैक्चरिंग वाले, ठीक हो गया नशावा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, जो जो लोग कहते हैं कि भाई हैट की मैन्युफैक्चरिंग पे बैन था, उनका बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? वो कहते, उनका कहना था कि भाई जो इंग्लैंड है वो भी हैट बना रहा था। ठीक है। और अमेरिका है, जो 13 कॉलोनीज हैं, वो भी हैट बना रही थी। अच्छा, आज मुझे बड़े नए नए नाम नजर आ रहे हैं यहाँ पर। जो लोग कभी 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 नहीं होते लेक्चर में, आज उनके नाम मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पर। सर अरसलान, देख लें। अच्छा, क्या बता रही थी तुम लोगों को? हाँ, हैट एक्ट का बता रही थी कि दो तरह के ओपिनियन से। कुछ लोग कहते थे कि भाई हैट की मैन्युफैक्चरिंग पे पाबंदी थी, कुछ कहते थे भाई हैट के पहनने पे पाबंदी थी। ठीक है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग वाले थे वो ये कह रहे थे कि भाई इंग्लैंड जो था वो भी हैट बना रहा था। ठीक है। और 13 कॉलोनीज जो हैं वो भी हैट्स बना रही थी। ठीक है। तो अब इससे हो क्या रहा था कि जो इंग्लैंड की मार्केट थी वो कम हो रही थी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ से जो नोकिया आप भी बना रहे हो, ठीक है, और नोकिया चाइना भी बनाना शुरू कर दे, तो अब इसलिए क्या होगा कि भाई आपकी मार्केट कम हो जाएगी। ठीक है। यही हो रहा था कि भाई 13 कॉलोनीज के लोग भी बना रहे थे और इंग्लैंड भी बना रहा था, तो इंग्लैंड की मार्केट कम हो रही थी, तो इंग्लैंड ने क्या किया कि भाई हैट की मैन्युफैक्चरिंग पे बैन कर दिया। ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई हम बना रहे हैं तो आपको क्या ज़रूरत है बनाने की, आज के बाद आप हैट नहीं बनाओगे, मैन्युफैक्चर नहीं करोगे। ठीक है। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, अच्छा, क्या बता रहे थे तुम लोगों को कि मार्केट की वजह से उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग पे बैन कर दिया। ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई हैट के पहनने पे बैन था, पाबंदी थी। ठीक है। उसका रीज़न वो लोग क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि भाई जो आपकी जो हैट थी उस टाइम पीरियड पे वो रिजेम्बलेंस शो करती थी विद द ब्रिटिश। ठीक है। कि जो लोग हैट पहनते थे उनके बारे में कहा जाता था कि भाई ये ब्रिटिश हैं जो कि हैट्स पहन रहे हैं। ठीक है। तो इस वजह से हैट के पहनने पे पाबंदी लगा दी गई कि भाई हमें पता चल सके कि भाई कौन सा बंदा ब्रिटिश है और कौन सा बंदा 13 कॉलोनीज का है। अच्छा, अगर तुम लोग इसको इस सेंस में देखो, वैसे अजीब सी एग्जांपल है लेकिन अगर तुम लोग इस सेंस में देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे एपीएस अटैक के बाद जो आपका आया था नेशनल एक्शन प्लान, ठीक है, 20 पॉइंट्स जो उसके आए थे, उसमें से एक पॉइंट ये था कि भाई जितनी भी आर्म फोर्सेज हैं उनके यूनिफॉर्म्स ना तो ये ऐसे यूजुअल मार्केट में मैन्युफैक्चर होंगे और ना ही अवेलेबल होंगे। ठीक है। रीज़न बिहाइंड क्या था कि भाई आप फोर्सेज का यूनिफॉर्म पहनते हो तो आप उस फोर्सेज के ही लगते हो। ठीक है। तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि भाई कौन सा बंदा आर्म फोर्सेस का है और कौन सा ऐसे ही बस मार्केट से यूनिफॉर्म उठा के पहन के घूम रहा है। ठीक है। तो माइट भी पॉसिबल कि ये रीज़न था कि भाई अगर आप हैट पहन लेते हो तो भाई वो रिजेम्बलेंस शो करता है विद द ब्रिटिश, तो इस वजह से हैट के पहनने पे बैन किया गया। समझ आया?
इंटॉलरेबल एक्ट्स क्लियर है? जल्दी से बता दो इंटॉलरेबल एक्ट्स क्लियर है तो आगे ग्रेट अवेकनिंग पे चलें। दोबारा से सुनो, जब तक देख लो तुम लोग, अगर कुछ पॉइंट मिस हो गया तो मुझसे पूछ लो, ठीक है। अच्छा, इनटॉलरेबल एक्ट पे हमने बात की कि भाई विलियम पेन, जो तुम लोगों ने ही मुझे बताया कि भाई पेंसिल्वेनिया उससे बनाई थी, और तुम लोगों ने ही मुझे बताया कि भाई मिडिल कॉलोनीज में पेंसिल्वेनिया आती है, ठीक है। अच्छा, विलियम पेन ने क्या किया कि भाई एक यूनियन का प्लान दिया और उसने कहा कि भाई 13 कॉलोनीज के जो लोग हैं वो अपनी एक पॉलिटिकल यूनियन बनाएंगे और उस यूनियन में वो अपने इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। डेट जो इंपॉर्टेंट तुम लोग को बताई 1696 1697, ठीक है। उसमें ये आइडिया ऑफ यूनियन आया, ठीक है। और विलियम पेन ने कहा कि भाई हम अपने इश्यूज़ को खुद डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर इंग्लैंड चाहे तो हमें सुपरवाइज कर सकता है। इंग्लैंड ने कहा कि भाई तुम होते कौन हो इस तरह की बात करने वाले, ठीक है। हम तुम लोगों के आइडिया को नहीं मानते, ठीक है। और इंग्लैंड ने जिद में आके इंटॉलरेबल एक्ट्स दे दिए, ठीक है। इस सब बात, ये आइडिया ऑफ यूनियन की जिद में आके इंग्लैंड ने इंटॉलरेबल एक्ट्स दे दिए। इंटॉलरेबल एक्ट्स को आप कर्सिव एक्ट भी कहते हो और एक्ट्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हो, ठीक है। और जो इंटॉलरेबल एक्ट थे वो सेकंड कॉज ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थे, ठीक है। इंटॉलरेबल एक्ट से पहले बेसिकली हो क्या रहा था कि आप सिर्फ कह रहे थे कि भाई यू कैन नॉट इम्पोर्ट, यू कैन नॉट एक्सपोर्ट, ठीक है। इंटॉलरेबल एक्ट में आपने कहा कि भाई यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर, समझ आया? पहले आप कह रहे थे यू कैन नॉट इम्पोर्ट, यू कैन नॉट एक्सपोर्ट, अब आपने कहा भाई यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर, और आप क्या मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते? आयरन से बनी हुई चीज़ें, वुलन से बनी हुई चीज़ें, हैट से बनी, सॉरी हैट्स, ठीक है। अच्छा, आयरन एक्ट जब आया तो आपने कहा कि भाई आप आयरन से कोई भी चीज़ नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हमें कुछ इस तरह के खदशात लग रहे हैं कि आप हमारे अगेंस्ट जंग में खड़े हो सकते हो, ठीक है। और जब आप जंग में खड़े होगे तो आपके पास वेपनरी होनी चाहिए, जो कि अगर आपके पास आयरन हुआ तो आप ज़रूर बनाओगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप आयरन से कोई भी चीज़ नहीं बना सकते। वुलन एक्ट पर ने कहा कि भाई वेदर ज़रा कूल हो रहा है तो हम नहीं चाहते कि हम आपको इतना कंफर्ट लेवल दें कि आप हमारे अगेंस्ट घरों से बाहर निकलो, तो हम आपको परमिशन नहीं देते कि आप वूल से कोई भी चीज़ बनाओ, ठीक है। हैट एक्ट में ने कहा कि भाई दो तरह की बातें थी कि हैट की मैन्युफैक्चरिंग पे बैन था या हैट के वेयरिंग पे बैन था। तो मैन्युफैक्चरिंग वाले कहते हैं कि भाई इंग्लैंड भी हैट बना रहा था, तो 13 कॉलोनीज भी बना रही थी, तो इंग्लैंड को लगा कि भाई हमारी मार्केट कम हो जाएगी, तो उन्होंने हैट के मैन्युफैक्चरिंग को बैन कर दिया, ठीक है। वेयरिंग वाले कहते हैं कि भाई हैट जो है वो ब्रिटिश के साथ रिजेम्बलेंस शो कर रहा था, और हैट को पहन के तो 13 कॉलोनीज के लोग ब्रिटिश के लगते थे, ठीक है, कि ये ब्रिटिश हैं। तो इस वजह से हम नहीं चाहते कि भाई तुम लोग मज़ीद हैट पहनो, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहे हो तुम लोग? अच्छा, जेन की आपने कहाँ से डेट निकाली इंटॉलरेबल एक्ट की? लेट मी गूगल, रुको मुझे गूगल करने दो। अच्छा, किसको? लेक्चर डिलीट होने के होप से? अच्छा, फाइजा को। अच्छा, मुझे गूगल करने दो ये इंटॉलरेबल एक्ट की डेट। जेन कहाँ से निकाली है? हाँ ठीक है, 1774 ही है। ठीक है, बोस्टन टी पार्टी के बाद इंटॉलरेबल एक्ट आए 1774 में। तुम लोग को पहले बताया था बोस्टन टी पार्टी के बाद आए। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इंटॉलरेबल एक्ट के बाद जो तीसरी चीज़ तुम लोगों को मैंने दिखाई बताई थी वो क्या थी, मुझे बताओ ज़रा। इंटॉलरेबल एक्ट के बाद क्या रीज़न लिखवाई है तुम लोगों को मैंने? ग्रेट अवेकनिंग है? हाँ ठीक हो गया, मैंने भी गूगल कर लिया। ग्रेट अवेकनिंग है, हाँ, ग्रेट अवेकनिंग, ठीक है। 1730s और 1740s के टाइम पीरियड पे। चलो, ग्रेट अवेकनिंग पे आ जाओ। GREAT, ग्रेट अवेकनिंग, AWAKENING, ठीक है, अवेकनिंग, ठीक है। चलो, ग्रेट अवेकनिंग पे आ जाओ। अच्छा, ग्रेट अवेकनिंग बेसिकली क्या था? बोस्टन टी पार्टी के बाद आई है। बोस्टन टी पार्टी के बाद इंटॉलरेबल एक्ट्स आए हैं।
डेट्स देख लो आप खुद ही, तुम लोग कहाँ से कहाँ मैच करेंगे, ठीक है। अच्छा, ग्रेट अवेकनिंग पे तुम लोग आ जाओ। ग्रेट अवेकनिंग बेसिकली क्या थी कि एक रिलीजियस मूवमेंट थी। ग्रेट अवेकनिंग की डेट तुम लोग को मैंने पहले भी लिखवाई है, दोबारा देख लो कि 1730 से 1740 के टाइम पीरियड में था, ठीक है। ग्रेट अवेकनिंग का टाइम पीरियड था 1730 से 1740 तक, ठीक है। अच्छा, ग्रेट अवेकनिंग बेसिकली क्या थी कि एक रिलीजियस मूवमेंट थी, ठीक है, जिसे कौन लीड कर रहा था? जॉनथन एडवर्ड, ठीक है। जॉनथन एडवर्ड, JONATHAN, जॉनथन एडवर्ड, EDWARD, ठीक हो गया, लैला ग्रेट अवेकनिंग, ठीक है। अच्छा, क्या बता रही हूँ तुम लोगों को कि ग्रेट अवेकनिंग, लेट मी कमेंट, मुझे कमेंट कर, अच्छा लिख लो यार, खुद ही लिख लो, जॉनथन एडवर्ड, ठीक है। ग्रेट अवेकनिंग क्या थी? रिलीजियस मूवमेंट थी, जिसे कौन लीड कर रहा था? जॉनथन एडवर्ड। स्पेलिंग मैंने कमेंट कर दिया, वहाँ से देख लो तुम लोग, ठीक है। अच्छा, क्या बता रही हूँ कि ग्रेट अवेकनिंग 1730 से 1740 के टाइम पीरियड पे आई। और ग्रेट अवेकनिंग बेसिकली क्या थी कि आपकी एक रिलीजियस मूवमेंट थी, ठीक है, जिसे कौन लीड कर रहा था? जॉनथन एडवर्ड लीड कर रहा था, ठीक है। अच्छा, ग्रेट अवेकनिंग आपका बेसिकली था कि आपकी ये फर्स्ट अमेरिकन इवेंट था, ठीक है, ट्रूली फर्स्ट अमेरिकन इवेंट था आपका ग्रेट अवेकनिंग, ठीक है। अच्छा, ग्रेट अवेकनिंग में हो क्या रहा था कि भाई जो जॉनथन एडवर्ड था वो बेसिकली क्या कर रहा था कि पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट कर रहा था थ्रू रिलीजियस प्लेटफॉर्म। एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगी, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अभी जो नोट करने वाली चीज़ें हैं वो लिखो तुम लोग पहले। ग्रेट अवेकनिंग का मैंने बताया कि भाई 1730 से 1740 के टाइम पीरियड पे आई, ठीक है। और रिलीजियस मूवमेंट थी, और कौन लीड कर रहा था इस रिलीजियस मूवमेंट को? जॉनथन एडवर्ड, ठीक है। और था क्या कि भाई जॉनथन एडवर्ड बेसिकली क्या कर रहा था कि भाई पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट कर रहा था, पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट कर रहा था रिलीजियस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके, ठीक है। कह सकते हो कि भाई जो था जॉनथन एडवर्ड ये हादिम रिजवी था अमेरिका का, ठीक है। हमारे आम जुबान में कह सकते हो कि भाई अमेरिका का हादिम रिजवी था, ठीक है। अच्छा, हो क्या रहा था भाई ग्रेट अवेकनिंग के? अब ये तो मैंने तुम लोग को चीज़ें बताई, अब इसकी रीज़न बिहाइंड देखो कि ग्रेट अवेकनिंग हो क्यों रहा था और सारी चीज़ें क्या थी बेसिकली। ग्रेट अवेकनिंग तुम लोग को बताया कि भाई पॉलिटिकल मूवमेंट थी अंडर द रिलीजियस कर्टन, ठीक है। ग्रेट अवेकनिंग बेसिकली क्या थी कि पॉलिटिकल मूवमेंट थी अंडर द रिलीजियस कर्टन, ठीक है, कि आप रिलीजन को यूज़ करे थे अपनी पॉलिटिकल पर्पजेज़ के लिए, ठीक है। अच्छा, ग्रेट अवेकनिंग से पहले हुआ क्या कि भाई ब्रिटिश ने एक लॉ पास किया, और ब्रिटिश ने कहा कि भाई 40 से ज़्यादा लोग एक जगह पे किसी भी सोशल या पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते, ठीक है। मॉक के फॉर्म में आप लोग खड़े नहीं हो सकते हो, ठीक है। आपने क्या किया कि आपने कहा कि भाई हमें खदशात हैं कि भाई तुम लोग मिल के कोई उल्टी सीधी हरकत करोगे, ठीक है, हमारे अगेंस्ट वॉर में खड़े हो सकते हो, ठीक है। जिन्हें क्या हो गया? अच्छा, ने कहा कि भाई आप हमें खदशा है कि भाई आप सब इकट्ठे होके हमारे अगेंस्ट वॉर कर सकते हो, कुछ इस तरह की कोई उल्टी सीधी हरकत कर सकते हो, तो इट्स बेटर कि आप जो है तो सही नहीं, अभी लगा हुआ है, कनेक्ट है, हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, क्या कहा कि भाई आप हमें डर है कि आप हमारे अगेंस्ट वॉर में खड़े हो सकते हो, तो दैट्स बेटर कि हम आपको परमिशन नहीं देते कि आप किसी भी सोशल या पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए मॉक की फॉर्म में इकट्ठे हो, ठीक है। अच्छा, जीनिया को एग्जाम्पल पे हंसी आ रही है। अच्छा, ये रियलिटी है, रियलिटी को एक्सेप्ट किया करो, तुम लोग एडमिट किया करो, ठीक है। अच्छा, क्या तुम लोग को वही ब्रिटिश की कहानी बता रही थी? अच्छा ठीक है। अच्छा, ब्रिटिश का तुम लोगों को बता रही थी, तो बेसिकली ने कहा कि अगर तुम लोग ऐसा करोगे भी, अगर तुम लोग मॉक की फॉर्म में इकट्ठे होगे भी, तो आपको क्या करना है कि भाई किसी भी अथॉरिटी की, ठीक है, रेलिवेंट अथॉरिटी की, या फिर किसी भी असिस्टेंट कमिश्नर एंड ऑल दैट, तुम लोग को उसकी परमिशन चाहिए होगी, ठीक है, अगर तुम लोगों ने इस तरह की कोई हरकत करनी है, कोई भी मूवमेंट के लिए इकट्ठे होना एंड ऑल दैट, ठीक है। अच्छा, उस ज़माने में था क्या कि भाई आपके पास सेल फोन नहीं थे, आपके पास व्हाट्सएप नहीं था, आप मतलब एक दूसरे के साथ ह्यूमन कम्युनिकेशन आप डायरेक्ट ही करते थे, ठीक है। तो इस तरह की कोई भी चीज़ें आपके पास नहीं थी। तो अगर किसी लीडर को अपना मैसेज कन्वे करना है तो उसे क्या करना है कि भाई उससे पब्लिक गैदरिंग की ज़रूरत है, ठीक है। लोग खड़े होंगे, लोग इकट्ठे होंगे, एंड देन वो अपने लीडर की बात को सुनेंगे,
ठीक है। अच्छा, हुआ क्या कि भाई ब्रिटिश को जब पता चला कि भाई ये लोग इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें करने का सोच रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि भाई हम पब्लिक गैदरिंग को बैन कर देते हैं। ठीक है, हम 40 से ज़्यादा लोग मजमे की सूरत में इकट्ठे नहीं हो सकते। लिखा होता है ना, हम लोगों के भी अक्सर जो जो स्पेसिफिक डेज होते हैं उनमें लिखा होता है कि भाई 40 से ज़्यादा लोग मजमे की सूरत में एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे। ठीक है, वही वाली सारी चीज़ें थी। ठीक है। अच्छा, जब ये सारी चीज़ें हुई तो कॉलोनीज ने क्या किया कि कॉलोनीज ने कहा कि भाई अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम रिलीजन को यूज़ करेंगे अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए। ठीक है, हम रिलीजन को यूज़ करेंगे अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए। और वो कैसे कर रहे थे कि जितने भी चर्च में पॉप वगैरह थे, जितने भी लोग थे जो रिलीजियस इनके लीडर थे, बेसिकली पॉप से थे। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या करते थे कि वो ऐसे टॉपिक्स उठाते थे जिसमें पॉलिटिकल टच नज़र आए। इक्वालिटी हो गया, जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, यूनिटी, इस तरह की चीज़ों की बात करते थे। ठीक है, और पॉप लोगों को गाइड करते थे और यूनाइट करते थे एंड ऑल दैट, वो सारी चीज़ें चल रही थी। ठीक है। अच्छा, इस चीज़ पे जो था ब्रिटिश कुछ कर नहीं सकता था। क्यों कुछ कर नहीं सकता था? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी पाकिस्तानी सोसाइटी की एग्ज़ाम्पल लो कि आप हर चीज़ पे बैन कर सकते हो, लेकिन आप जुम्मे की नमाज़ पे या जुम्मे के खुतबे पे बैन नहीं कर सकते हो। ठीक है, उस पर आप पाबंदी नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो हमारे यहाँ भी यही होता है कि रिलीजियस लीडर खड़े होकर पॉलिटिक्स की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें वहाँ भी चल रही थी। यहाँ तक समझ आई स्टोरी? बैकग्राउंड स्टोरी बता रही हूँ ग्रेट अवेकनिंग के पीछे, कि ग्रेट अवेकनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है। अच्छा, हुआ क्या कि भाई चर्च में एंड ऑल दैट रिलीजियस लीडर्स ने क्या किया कि पॉलिटिकल इश्यूज को डिस्कस करना शुरू कर दिया और अपने पर्पसेस के लिए लोगों को यूनाइट करना शुरू कर दिया। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसी चीज़ पे मार्क्स ने भी बात की थी ना, मार्क्सिज्म में जो मार्क्स ने बात की थी, उसने कहा भाई रिलीजन इज़ लार्जली यूज फॉर एक्सप्लॉयटेशन। किसी ने पढ़ा है मार्क्स को? उसने कहा कि भाई रिलीजन इज़ लार्जली यूज फॉर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो भाई क्या है कि अगर आपको कोई भी अपना ऑब्जेक्टिव अटैन करना है तो आप क्या करते हो कि उस अपने पर्पस को रिलीजन के साथ लिंक कर देते हो और थ्रू रिलीजन आप आराम से अपना ऑब्जेक्टिव अटैन कर लेते हो। अब सेंसिटिव सा इशू है, आप रिलीजन पे बात कर रहे हो, लेकिन आप रिलीजन को जब किस दूसरी चीज़ से लिंक करते हो तो आप आराम से अपने पर्पसेस को अचीव कर लेते हो। कोई दूसरा कुछ कह भी नहीं सकता। यही सारी चीज़ें वो लोग भी कर रहे थे, वो 13 कॉलोनीज के लोग भी। क्लियर हुआ? अच्छा, एक एग्जांपल ये भी इसी के अंदर आती है, तुम लोग मतलब देख लो कि मैंने बात की कि भाई रिलीजन इज़ लार्जली यूज फॉर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो रिलीजन को आप एक्सप्लॉयटेशन के लिए कैसे यूज़ करते हो? मतलब हमारे यहाँ भी ये होता है कि जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं वो सिर्फ अपने पर्पस की बात निकालते हैं, अपनी तरह जो जितनी भी कुरानिक वर्सेस होती हैं, ठीक है, उन्हें खुद इंटरप्रेट करते हैं, अपने पर्पस की बात निकालते हैं, लोगों के सामने बता देते हैं कि भाई हमारा रिलीजन ये कहता है, और हम भी मतलब चुप करके सुन लेते हैं, कोई तहकीक कुछ भी नहीं करते कि भाई ऑब्वियसली रिलीजन ये कह भी रहा है या नहीं कह रहा। क्या, कौन पूछ रहा है? फायजा हुरैन। फायजा कह रही है कि भाई मैम ये वॉर का रीज़न कैसे हुआ। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये है कि भाई जो ग्रेट अवेकनिंग था, ठीक है, ग्रेट अवेकनिंग का मतलब क्या है कि बड़ी अवेकनिंग, लोग जाग गए। ठीक है, तो आप इसको सेकंड रेनेसांस भी कहते हो। ठीक है, कि अमेरिकन रेनेसांस भी कहते हो, सेकंड रेनेसांस भी कहते हो। ग्रेट अवेकनिंग में लोग जागे, लोगों को पता चला, लोग यूनाइट हुए। ठीक है, और लोगों ने कहा कि भाई हमें अपने पॉलिटिकल पर्पसेस को अचीव करना है और अब हम 13 कॉलोनीज नो मोर, हम ब्रिटिश के लेजेसी को और नहीं मानते। ठीक है, समझ आ रही है कि ग्रेट अवेकनिंग में क्या हुआ कि वो लोग जाग गए, उन्हें पता चल गया कि भाई हम अब और ज़्यादा ब्रिटिश को टैक्सेस नहीं दे सकते, हम और ज़्यादा ब्रिटिश के अंडर नहीं रह सकते एंड ऑल दैट। ठीक है, तो उन्हें कहा कि भाई हम ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट करते हैं। दैट्स वाई ये जो था ग्रेट अवेकनिंग, ये रीज़न बना अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, कि अगर आप उस पॉलिटिकल मूवमेंट को, ठीक है, रिलीजियस कर्टन के अंदर रन ही ना करते, ठीक है, तो लोग यूनाइट ही ना होते, और अगर लोग यूनाइट ही ना होते तो आप अमेरिका के सॉरी ब्रिटिश के अगेंस्ट कैसे खड़े होते? समझ आ गया फाइजा? ग्रेट अवेकनिंग क्लियर है? अच्छा, किसी ने कहा है कि भाई ये जो एडवर्ड था ये रिलीजियस लीडर था। मुझे लग रहा है रिलीजियस लीडर था, लेकिन गूगल कर लेते हैं इसको ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए।
अच्छा सीरीज़ भी पढ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, रिलीजियस लीडर था इनका, ठीक है। फातिमा रिलीजियस लीडर था इनका। ये प्रीचर भी था, फिलोसफर भी था, रिवाइवलिस्ट भी था, प्रोटेस्टेंट भी था, पता नहीं क्या बला बला जो भी था, ठीक है। रिलीजियस लीडर ही था इनका। जी आमिर, ठीक हो गया। अच्छा, क्या तुम लोग को बता रही थी ग्रेट अवेकनिंग का, एक दफ़ा दोबारा से सुन लो, ठीक है, पूरी कहानी ग्रेट अवेकनिंग की। ग्रेट अवेकनिंग का टाइम पीरियड था 1730 से 1740 का, ठीक है। अच्छा, ग्रेट अवेकनिंग में आपने क्या बात की कि भाई ग्रेट अवेकनिंग क्या थी, आपकी एक रिलीजियस मूवमेंट थी, और कि कौन इसको लीड कर रहा था, जोनाथन एडवर्ड लीड कर रहा था, ठीक है। और जोनाथन एडवर्ड क्या बात कर रहा था कि भाई वो पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करने की बात कर रहा था, पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट करने की बात कर रहा था थ्रू द रिलीजियस प्लेटफॉर्म, ठीक है, रिलीजियस प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है। अच्छा, बेसिकली था क्या कि भाई उस टाइम पीरियड पे ब्रिटिश ने कहा कि भाई पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए, सोशल पर्पसेस के लिए, सोशल एक्टिविटी के लिए ज़्यादा लोग ग्रुप की फॉर्म में, मॉक की फॉर्म में इकट्ठे नहीं हो सकते, ठीक है। अगर होंगे भी तो उन्हें किसी अथॉरिटी की परमिशन की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो लोगों ने कहा कि भाई ऐसे तो हमारे पास व्हाट्सएप नहीं है, हमारे पास फेसबुक नहीं है, हमारे पास इंस्टा नहीं है, तो हम कैसे लिंक करेंगे एक दूसरे के साथ। तो उन्होंने कहा कि भाई हम क्या करते हैं कि हम रिलीजन को यूज़ करते हैं अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए। और चर्च में जो पॉप वगैरह थे उन्होंने ऐसे टॉपिक्स पे बात करनी शुरू कर दी जिसमें पॉलिटिकल टच आ रहा था। इक्वालिटी की बात की, जस्टिस की बात की, लिबर्टी की बात की, यूनिटी की बात की, ठीक है। अच्छा, क्या था कि जो बात करी थी मैं तुम लोग को बता रही थी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये कैसे हेल्पफुल हुआ, ठीक है, कॉज ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कैसे बना, ठीक है, कि क्या था कि रिलीजियस रिलीजन को आप रिलीजन पे आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ब्रिटिश ने भी इनको नहीं रोका इस चीज़ पे कि वो जो एक पॉलिटिकल मूवमेंट को रन कर रहे थे अंडर द रिलीजियस कर्टन, ठीक है। तो पता तो होगा ब्रिटिश को भी, लेकिन ब्रिटिश रोक नहीं सकता था। क्यों नहीं रोक सकता था? जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में आप हर चीज़ को बैन कर सकते हो, जम्मे के खुतबे को बैन नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेम वॉज दैट कि ब्रिटिश उनको रिलीजन से नहीं रोक सकता था, ठीक है। तो रिलीजियस लीडर ने पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बात करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। लोगों को इकट्ठा किया अपने पर्पजेज़ के लिए, अपने पर्पजेज़ को अटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए, ठीक है। और लास्ट में मैंने तुम लोग को बताया था कि भाई ये जो था ग्रेट अवेकनिंग, इसको आप सेकंड रेनेसांस भी कह सकते हो, अमेरिकन रेनेसांस भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि आपने लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को इंस्पायर किया। क्लियर? क्लियर है ग्रेट अवेकनिंग? अल्बानी कांग्रेस करनी है या कल कर ले? अच्छा, कितने लोग हो तुम लोग? 16 18 कितने हो? 16 18 हो? कितने हो? कभी 16 तो कभी 18। अच्छा, मैंने यूएस हिस्ट्री के एमसीक्यूज ग्रुप में डाले थे, किसी ने देखे हैं?